हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर को जो 12th का चैप्टर है और जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तो जो सबसे पहली बात हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो है इस सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन, हम लोग इस बात को यहाँ पे समझेंगे। दूसरी बात जो हम लोग समझेंगे वो ये है कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। तीसरी बात जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन कितनी तरह से निकाला जा सकता है, तो उसके अलग अलग कंसंट्रेशन यूनिट्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस काफ़ी क्वेश्चंस, इसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्यूशन का बनना नामुमकिन है। उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक जो आता है सॉल्यूशन का, जो एज ए टॉपिक मैं कह सकता हूँ, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत तो पूरी केमिस्ट्री में होती है, बट दिस इज़ अ फर्स्ट टॉपिक। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत आसान बनते हैं। ओके, उसमें बहुत सारे ट्रिक टेक्निक्स है, वो हम लोग आपको साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी थियोरेटिकल पार्ट है जिसमें हम लोग आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग तो सातवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड का तो नहीं है बट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, खास करके इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। जिसे हम लोग बाय फेज डायग्राम स्टडी करेंगे। बाय फेज डायग्राम ये सब बातें क्या होती है हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद जिस बात को हम लोग देखने वाले हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओसवाल्ड प्रोसेस। ये फिर से बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं, बट इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं। ओसवाल्ड वॉकर मेथड, तो जो बच्चे बोर्ड के हैं उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओसवाल्ड वॉकर मेथड जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होता है। उसके बाद जो टॉपिक आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना होता है, जो बैकबोन है सॉल्यूशन का, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सॉलिड जो है हमारा सॉल्यूट होगा और लिक्विड जो है हमारा सॉल्वेंट होगा। ओके, और इसमें जो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले होते हैं, जिसे मैं बैकबोन कह रहा था, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिसमें से सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो सेकेंड टाइप है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी बातें जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो तीसरा टाइप है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड जो हम लोग चौथी प्रॉपर्टी है, जो आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। Okay guys, after this the second part is also very important, that is abnormal colligative property, जिसे बेसिकली बच्चों हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। जो पहली बात हम लोग इसमें देखेंगे, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर, जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी बात जो हम लोग इसमें समझेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरी बात, रिलेशन बिटवीन C for colligative, P for property, colligative property and abnormal colligative property. ओके गाइस, इस तरह से मैंने आपको पूरे टॉपिक्स के नाम को डिस्कस किया है, जो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का जो जर्नी होगा सॉल्यूशन में वो कैसे होगा। हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन से, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, उनको किन किन आधार पे क्लासीफाई किया जा सकता है। फिर कंसंट्रेशन यूनिट आता है कि सॉल्यूशन को हम लोग किन किन कंसंट्रेशन यूनिट्स में पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर है पहला टॉपिक जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट है जो सॉल्यूशन का है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। फिर आता है वेपर प्रेशर। फिर आता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेसिकली। Oswald Walker method, it is also important for only engineering student. Azeotropes and azeotropic mixture काफ़ी छोटा सा चैप्टर है बट क्वेश्चन रहते हैं। फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। आई थिंक अगर मैं पूरे टॉपिक्स की बात करूं तो ये जो 10th टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉल्यूशन। एंड और यह जो है अकेले मोर देन 50%,
मोर देन 50% इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहते हैं, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, चाहे वो मेडिकल का क्वेश्चन हो, इन एनी एग्जामिनेशंस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन हो, या फिर इन चारों के क्वेश्चन हो, या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन हो, वांट ऑफ फैक्टर क्वेश्चन हो, इन ये जो पूरा टॉपिक है, दिस इज द बैकबोन ऑफ सॉल्यूशन। काफ़ी आसान है, यू विल सी इट, हम लोग देखेंगे इसको, बहुत ही आसान है। हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस कितनी आसानी से बन जाते हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को बताने का तरीका है, हम लोग स्टडी करेंगे। और जो रेस्ट हैं ये 50%, ये 50%, अबाउट 50% को जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं बच्चों, वो इससे होती हैं। बट आई विल मेक यू श्योर कि अगर आपका ये टॉपिक अच्छा हो गया तो समझ जाइए आपका सॉल्यूशन अच्छा हो गया। और जो बच्चे बोर्ड के हैं उनके लिए ये दो टॉपिक जो हैं, 8th नंबर और 9th नंबर, दैट इज ओसवाल्ड्स सॉरी that is 7th number and 8th number, that is fractional distillation of ideal mixture of liquids and Oswald-Walker method. This is basically, these chapters are for JEE advanced levels questions, नीट में भी इसके क्वेश्चंस नहीं के बराबर रहते हैं। तो जो बच्चे JEE एडवांस के लिए डेडिकेटेड हैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक है ये JEE एडवांस के लिए। अदरवाइज ऑल टॉपिक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम। आज चाहे वो बच्चे इंजीनियरिंग के बच्चे हों, चाहे बच्चे मेडिकल के बच्चे हों, चाहे वो बोर्ड देने वाले बच्चे हों, सबके लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को। तो चलते हैं बच्चों अपने इंट्रोडक्शन में। जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन है, जो पहला टॉपिक जो हम लोग स्टडी करना है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा पहला टॉपिक है जहां हम लोग बेसिक बात की समझेंगे। चलिए एकदम मैं जीरो से शुरू करता हूं। मैटर, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मैटर को मैं 3 तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं, 3 तरह से। एक को मैं कहता हूं एलिमेंट, दूसरे को मैं कह देता हूं कंपाउंड, और तीसरे को मैं कह देता हूं मिक्सचर। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड, थर्ड मिक्सचर। मैटर को 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है उसका आधार क्या है। जब भी मैं किसी चीज़ को क्लासिफाई करता हूँ, या साइंस में जब भी किसी चीज़ को क्लासिफाई किया जाता है तो किसी न किसी आधार पर होता है, और यह जिस आधार पे यह जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। ओके गाइस, शुद्धता के आधार पर, प्योरिटी के आधार पर हम लोगों ने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट हमारे यूनिवर्स के प्योरेस्ट मटेरियल हैं, दिस इज आवर प्योरेस्ट मटेरियल, इससे शुद्ध कुछ नहीं। मिक्सचर की बात करें, दिस इज इम्प्योरेस्ट मटेरियल, इम्प्योर मटेरियल,
ये पूरी तरह से इम्प्योर होता है। मिक्सचर का मतलब ही हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, जब दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है, ऑब्वियस है कि यह इम्प्योर ही रहा होगा। जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं वो तो इम्प्योर ही होनी है बच्चों। और तीसरी जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ कंपाउंड। अलग अलग साइंटिस्ट और अलग अलग विद्वानों के आधार पे कुछ लोग इसे प्योर कहते हैं और कुछ लोग इसे इम्प्योर कहते हैं। जैसे प्योर कहने वालों में से जैसे हम लोग कहते हैं प्योर वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन प्योर वाटर मतलब वाटर में कुछ मिला हुआ नहीं है, नथिंग इज इन वाटर, इट्स मीन वह प्योर वाटर है। और अगर उसी वाटर को मैं कुछ मिला दूं, उसमें मैं चीनी मिला दूं, उसमें मैं यूरिया मिला दूं, उसमें मैं ग्लूकोज मिला दूं, तो एक उनको इम्प्योर कह सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट वैसे हैं जिनको शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी वो इस आधार पे कहते हैं कि उसमें कुछ मिला हुआ है तो वो इम्प्योर है, अगर कुछ मिला हुआ नहीं है तो प्योर है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है वाटर चूंकि बना होता है H2O से, तो उसमें तो H और O आ गए, तो H और O आ गए तो दो अलग अलग तरह के एलिमेंट आ गए, तो उनको हम लोग प्योर तो बोल ही नहीं सकते, इम्प्योर कह सकते हैं। तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन कि कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों को इससे मतलब भी नहीं है क्या प्योर है इम्प्योर है, बट ये बातें बतानी थी तो बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। जो हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज मिक्सचर। 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर, ठीक है बच्चों, हम लोग मिक्सचर को आगे लेके चलते हैं। मिक्सचर को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। फिर से बातें उठती हैं कि सर ये जो क्लासिफिकेशन आप लोग आपने किया है ये किसी न किसी बेसिस पे रहा होगा। ऑब्वियस है बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे है? इसका जो आधार है ऑन द बेसिस ऑफ द distributions of the components of मिक्सचर। मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, मतलब सॉल्यूशन में वह किस तरह से फैला हुआ है। जैसे हम लोग चीनी और पानी की बात करें तो चीनी पूरी तरह से लिक्विड में फैला हुआ होता है, वाटर में फैला हुआ होता है, दैट इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर। और अगर हम बात करें, मैं सैंड ले लूँ या डस्ट ले लूँ, उसको मैं पानी में मिला दूँ, तो सैंड जो होता है वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें रेत जो है वो नीचे बैठ जाती है, जबकि चीनी के शरबत में चीनी पूरी तरह से फैला हुआ होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम लोगों ने बस डिस्ट्रीब्यूशन किन का, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स का मतलब जिससे मिक्सचर का फॉर्मेशन आपने किया है। ओके गाइज, तो हम लोग सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर समझते हैं क्या है, फिर हम लोग देखेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। इन जनरल वे हम लोग इन जनरल होमोजेनस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं दैट इज एग्जाम्पल, वो क्या है, वो है सॉल्यूशन। और ये हम लोगों का टॉपिक भी है बच्चों। सॉल्यूशन जो होते हैं बच्चों वह एक एग्जाम्पल्स हैं किसके, होमोजीनस मिक्सचर के। जो सॉल्यूशन बनते हैं वो किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब होमोजीनस का तुम लोग को मतलब है समझा दूं। होमोजीनस में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ, इन दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of
all the components of all the components of the मिक्सचर। इसमें क्या होता है, मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का क्या मतलब है, हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग पहला एग्जांपल देते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे मैं बात करूं, पहला एग्जांपल दूं, दिस इज अ वेरी लार्ज क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन हुआ। मैं सॉल्यूशन के टाइप बता रहा हूँ, सॉल्यूशन के कोई एग्जांपल्स बता रहा हूँ, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन का जो पहला एग्जांपल है मैं देता हूं तुम लोगों को, जो बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज शुगर एंड वाटर। शुगर और एंड वाटर, शुगर इन वाटर। इसमें अगर मैं देखूं, अगर आप शुगर इन वाटर, कभी आप लोग, जनरल केस है, हम लोग का जिसे मैं डोमेस्टिक लैब कहता हूँ, दैट इज़ किचन। हम लोग कई बार इसको किचन में बनाते हैं, घर में बनाते हैं, क्योंकि जब हम लोग चीनी को पानी में मिलाते हैं तो पानी और चीनी एक समान रूप से पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनस। ये जो पूरा सीन है वो होमोजीनस का है। होमोजीनस, होमोजीनस मीन्स चीनी और पानी यूनिफॉर्म तरीके से पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन द सेम वे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज को पानी मिलाया जाए, इट विल ऑल्सो गिव होमोजीनस मिक्सचर। मीन्स पूरी तरह से ग्लूकोज जो होता है वो पानी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तीसरी जो बातें होती हैं बच्चों, तीसरा और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी देखने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में, यूरिया एंड वाटर। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं बच्चों, चाहे वो शुगर इन वाटर हो, ग्लूकोज इन वाटर हो, यूरिया इन वाटर हो, तो हम लोग वो सारे देते हैं होमोजीनस मिक्सचर, दैट इज सॉल्यूशन। होमोजीनस मिक्सचर, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनस मिक्सचर में हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किसके, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया, शुगर को वाटर मिला लो, या फिर ग्लूकोज को वाटर मिला लो, या फिर यूरिया को वाटर मिला लो। ये आपको कैसा सोल्यूशन देने वाला है, होमोजीनस मिक्सचर देने वाला है। ये कैसा आपको मिक्सचर देने वाला है, होमोजीनस मिक्सचर देने वाला है। ठीक है बच्चों, हेट्रोजीनस मिक्सचर तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, बट फिर भी थोड़ी सी बात मैं करूँ इसका। मैं एग्जाम्पल, इसमें हम लोग समझ सकते हैं इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल, इसमें जो ब्रॉड एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं, तो जैसे सस्पेंशन, सस्पेंशन जो टॉपिक है सस्पेंशन, ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे। सरफेस केमिस्ट्री 12th का ही चैप्टर है, जिसमें हम लोग देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है इन डिटेल। तत्काल के लिए सस्पेंशन का मैं एक एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें, दैट इज सोडियम क्लोराइड इन कॉपर सल्फेट। ठीक है, और अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करूं, और भी मेजर एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो मैं दूसरा जो मेजर एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे मैंने पहला मेजर एग्जाम्पल दिया सस्पेंशन का, और सस्पेंशन का यह एक एग्जाम्पल है। दूसरा मेजर एग्जाम्पल जो मैं हेट्रोजीनस मिक्सचर का तुम्हें दे रहा हूं, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसे हम लोग फिर से सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सरफेस केमिस्ट्री का। हम लोग इसे देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में। और इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत ही पॉपुलर है, आई थिंक आप लोगों ने मैट्रिक में ही पढ़ा हो, दैट इज मिल्क। ये जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, मैं तत्कालिक तौर पे आपको बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह सोल्यूट की साइज पे किया गया है, जिसमें सोल्यूट की साइज सबसे छोटी है, दैट इज सॉल्यूशन। एक रेंज होती है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के अंदर रहने वाले सॉल्यूट के साइज की, वो हम लोग देखेंगे आगे। और जो उस रेंज में नहीं आते हैं वो इस रेंज में चले जाते हैं, दैट बिकम्स हेट्रोजीनस। ठीक है, तो उसकी डिटेल जो बातें होंगी हम लोग ऑब्वियस डिस्कस करेंगे, बट इन सरफेस केमिस्ट्री। ओके, चले,
तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा मिक्सचर दो तरह के, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर्स मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और हेट्रोजेनस मिक्सचर इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्स। नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले सकता हूं, और सैंड इन वाटर। अगर सैंड इन वाटर ले लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये मान ले वाटर है, तो सैंड को मिला लिया जाए तो सैंड जो होते हैं वो नीचे सेटल कर जाते हैं, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज वो नीचे सेटल कर जाएगा। तो ये एक अलग तरह का सॉल्यूशन, यहाँ पे अलग तरह का आपको दिखेगा अरेंजमेंट या फिर मिक्सचर, और यहाँ का जो मिक्सचर है वो आपको अलग तरह का दिखेगा। चूँकि दोनों मिक्सचर आपको अलग अलग तरह के दिखेंगे, तो ये एक अलग तरह का मिक्सचर हो गया, ये एक अलग तरह का मिक्सचर हो गया। इसका मतलब जो सोल्यूट है मीन्स हमारा सैंड, और जो वाटर है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस। द डेफिनेशन विल बी एज लाइक दिस। यहाँ पे होना क्या है, यहाँ हम लोगों ने देखा इन दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बस आपको यहाँ पे लिख देना है इन दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस, वेरी इजी। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं क्या, in this non-uniform distribution, in this non-uniform distributions of the component of the components, लिखूं components मतलब एक से ज़्यादा होंगे जरूर, of the components of the mixture। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके गाइस, ठीक है। इसका तो हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। Definition of solution. Definition of solution। क्या है डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें मैं डिफाइन कर सकता हूं, ए सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting components chemically non-reacting components। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप ध्यान समझें इसे। एक सॉल्यूशन जो होता है उसकी जो पहली खासियत होती है कि वो होमोजीनस होता है। जैसे हम लोगों ने देखा, होमोजीनस का मतलब पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली शो होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सारे कंपोनेंट्स का। और ऑब्वियस है कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो हम लोग उनको जो कंपोनेंट्स होंगे वो ऑब्वियस हैं, दो होंगे कम से कम, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक का तो वो तो प्योर रह जाएंगे बच्चों। और केमिकली नॉन रिएक्टिंग्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो चीज़ों को हम लोगों को कभी नहीं मिलाना है जो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो आपके ट्रू सॉल्यूशंस कभी नहीं बनाएंगे। तो हम लोगों को जो देखना है कि जो कंपोनेंट्स हम लोग मिला रहे हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए, वो आपस में रिएक्ट ना करें। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, तो इसमें सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट सॉल्यूशन के, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। एक को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट और एक को हम लोग कह देते हैं सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में
दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के। एक को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट और एक को हम लोग कह देते हैं सॉल्वेंट। जनरली सॉल्यूट किसे कहा जाता है? जिसकी मात्रा कम हो, लेस अमाउंट। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है उसे हम लोग सॉल्यूट कह देते हैं, और जनरली मोर अमाउंट में जो होते हैं बच्चों उसे हम लोग सॉल्वेंट कह देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर जनरली क्या जो सॉल्यूट होते हैं वो लेस ही होते हैं, सॉल्वेंट क्या हमेशा ज़्यादा ही होंगे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बात करें, उसकी रेसिस्टेंस थोड़ा सा बाद में करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ थोड़ी सॉल्वेंट की। ये जो बातें वो थोड़ी एक्सेप्शन में चले जाती हैं जब हम लोग लेते हैं वाटर। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो या कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर जब भी होता है तो वो सॉल्वेंट ही कहलाता है, और इसी वजह से इसे हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो वाटर एक एग्जाम्पल है यूनिवर्सल सॉल्वेंट का। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स इसकी मात्रा कभी निर्णायक नहीं होगी कि ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट। ये जहाँ भी होगा वह सॉल्वेंट के रूप में ही होगा। और इसका वजह अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर क्यों ऐसा है कि इसे ये हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है, वाई, तो बता दो बच्चों, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वाटर जब भी होते हैं वो सॉल्वेंट के रूप में ही होते हैं। अब फिर से क्वेश्चन एराइज होता है, सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो अगर मैं फिर से इसके मतलब की बात करूं, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे तो नहीं जाऊंगा अभी। अगर मैं इसके मतलब की बात करूं कि अगर तुमसे कहीं लिखा रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान काफ़ी ज़्यादा है, तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग क्या समझेंगे? तो इसका मतलब होता है मोर weaken the attraction between ions of solute, अगर तुमसे कोई पूछे हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान किसी भी सॉल्वेंट के लिए होता है, इसका मतलब वह सॉल्वेंट सॉल्यूट के जो आयंस होते हैं उनके बीच लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वह उसको उतना ही ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। ठीक है, अब अगर मान लो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज़्यादा है, ऑब्वियस है कि इसका मतलब यह इस आयंस को आसानी से सेपरेट कर देगा और सॉल्यूशन बहुत आसानी से बना लेगा। इसीलिए बच्चों हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं ड्यू टू इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस आयंस के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उतना ही वो कमजोर कर देगा। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स की। तुम्हें बताना है कि क्या मैं इसे सॉल्यूशन कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने कहा शुगर इन वाटर। शुगर और वाटर आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं और दोनों मिलकर होमोजेनस मिक्सर बनाते हैं। सो इट इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर एंड वाटर। अगर मैं वहीं पे मैं सोडियम क्लोराइड अगर मैं चलो मैं लिख ही देता हूँ, सोडियम क्लोराइड और वाटर ले लूँ तो यह भी टू सॉल्यूशंस बनाएंगे। एक बार सोडियम क्लोराइड अगर घुल जाता है दैट विल नॉट सेटल डाउन, वो होमोजेनस ही बनाएगा। और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जो आपके सॉल्यूशन का नहीं हो सकते, दैट इज़ मैं मान लो कि आपको मैं HCl और NaOH को आपस में मिला दूँ। अगर HCl और NaOH को आपस में मिला देंगे आप लोग तो दिस इज़ वेरी इजी एग्जाम्पल, दैट इज़ ये रिएक्शन जो है आपको क्या बना देगा, NaCl और वाटर।
तो अगर आप HCl को NaOH में मिला करके आप सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें HCl और NaOH का सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, वह NaCl और वाटर का सोल्यूशन कहलाएगा। तो ये आपस में रिएक्ट करके ये बन चुके हैं। तो आप अगर HCl और NaOH को मिलाएंगे तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ, इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ HCl and NaOH. Actually, it becomes the solution of, it becomes the solution of, NaCl and water. तो कुछ लोगों को लगेगा सर अगर मैं HCl और NaOH को मिला दूं मुझे तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखेगा, सारे कंडीशन वो फुलफिल करेंगे। तो मैं बता दूं बच्चों, वो अंदर में रिएक्शन हो चुका है, इनसाइड रिएक्शन हो चुकी है। अब उसमें कहीं नहीं ना उसमें HCl है ना उसमें NaOH है, तो मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ कि वह HCl और NaOH का सोल्यूशन है? क्योंकि जिस सोल्यूशन को मैं कह रहा हूँ कि ये HCl और NaOH का सोल्यूशन है तो उसमें HCl और NaOH दोनों होने चाहिए। अब चूंकि दोनों को मिला दिए तो वो दिखने में तो आपको लगेगा सॉल्यूशन के जैसा, बट दैट इज नॉट सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन किसका नहीं है? HCl और NaOH का नहीं है, लेकिन हाँ वह सॉल्यूशन है। किसका है? NaCl और वाटर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां से आपको खत्म होता है डेफिनेशन के बारे में। अब बच्चों मैं अगले जो टॉपिक जो डिस्कशन करूंगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बट इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।